students, welcome you all on English Literature Topics platform. This side Pooja Sharma, and in this video, I will tell you about Neoclassical era or Neoclassical age, which is very important for every literature student like BA student, MA student, as well as NET aspirants. So let's begin. What is Neoclassical? First, we want to know that what is the meaning of Neoclassical. Neo means new and classical means which is related to Greek or Roman literature. So, neoclassical writers influenced by classical writers like Roman और Greek writers. जो नियोक्लासिकल है उसका मीनिंग है नया नए रूप में क्लासिकल लिटरेचर. मतलब जो नियोक्लासिकल एज के राइटर्स थे उन्होंने क्लासिकल राइटर्स जो थे ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो था उसको नए तरीके से देखा और नए तरीके से लिखा. ये जो एज है न्यू क्लासिकल एज ये कब स्टार्ट हुआ? ये हुआ 1660 में और इसका एंड 1785 माना जाता है. बट ऐसा भी है कि 1798 में जो है हमारी लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुई थी. वर्ड्सवर्थ ने जो पब्लिश की थी लिरिकल बैलेड्स, वो जो वर्क है उसके साथ इसका एंड माना जाता है. इट मीन्स इसका जो टाइम स्पैन है वो अगर हम देखें तो 1660 से ऑथेंटिकली 1785 तक है. बट 1798 तक ऐसा माना जाता है कि न्यू क्लासिकल एज चल रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी एज रातों रात स्टार्ट और ख़त्म नहीं हो सकता. तो इसीलिए क्या है 1660 से 1785 तक तो ये एज रहा और 1798 तक भी इसका प्रभाव देखने को मिला. सो ये न्यू क्लासिकल एज जो है इसका मतलब है नया तरीके से लिखा गया क्लासिकल लिटरेचर. ठीक है. और इसके जो राइटर्स थे वो क्लासिकल एज के जो राइटर्स थे रोमन और ग्रीक लिटरेचर जो लिखा करते थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए. दे हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्लासिकल राइटर्स. जो न्यू क्लासिकल एज के राइटर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी उन जो क्लासिकल राइटर्स हैं उनको लेके. एंड दे मच इमिटेटेड फ्रॉम देम. बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी जो है नकल करी. किसकी? क्लासिकल राइटर्स की. इस एज को जो न्यू क्लासिकल पर्टिकुलर एज है इसको एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है. मतलब इसके बहुत सारे नाम हैं. एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ लॉजिक, एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ क्वेश्चन, ऐसे इनको नाम दिए गए. इनको ऐसे नाम क्यों दिए गए? क्योंकि इस एज में जो ह्यूमन साइकोलॉजी थी वो डेवलप हुई. मतलब लोगों के दिमाग में ये आने लगा कि अगर हमें ऐसा करना है तो क्यों करना है. मतलब उन लोगों में एनलाइटनमेंट आया. वो क्वेश्चन करने लगे. उनको ऐसा लगने लगा कि हम अगर हमारा यहाँ क्या रोल है, हम यहाँ क्या रोल प्ले कर रहे हैं. तो इसलिए इस एज को एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ जो है लॉजिक बोला गया. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग थे इस एज के वो क्वेश्चन करने लग गए. वो ब्लाइंडली फेथ करना उन्होंने बंद कर दिया. जैसे कि पहले जो एराज थे उनमें हुआ करता था कि वो लोग अपने किंग पे ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं या पोप पे ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं. पर इस एज में ऐसा कुछ नहीं था. इस एज में इंसानों ने सोचना शुरू किया और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू किया कि अगर हमें ऐसा करना है तो क्यों करना है और हमारा यहाँ जो रोल है वो क्या है. ठीक है. इतना आपको क्लियर हुआ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल मीन्स नए तरीके से लिखा गया क्लासिकल लिटरेचर. और इस एज के जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल एज के जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर है उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए. उनसे काफ़ी इन्होंने नकल करी अपने वर्क में. और उसके अलावा क्या था, इस एज को एज ऑफ रीज़न और एज ऑफ लॉजिक भी इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ इस एज में जो लोग थे उनकी जो मेंटालिटी थी वो काफ़ी हद तक ब्रॉड हो चुकी थी. उनमें एनलाइटनमेंट आ गया था. वो हर बात के पीछे क्वेश्चन करने लगे थे कि इसका क्या मीनिंग है. ठीक है. और क्या था इस एज में? इस एज का स्पेशलाइजेशन ये था कि इस एज में बहुत सारे तरह के लिटरेचर लिखे गए लाइक सटायर, पैरोडी, है ना. और जो है आप बोल सकते हैं कि लेटर्स, ये सब इस एज में लिखे गए. मैंने कुछ इसके लिए नोट्स बना रखे हैं. आपको एक बार रीड आउट करके और बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. ठीक है. इसलिए मैं आपको बता देती हूँ. देखो न्यू क्लासिकल एज जो है मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1660 से ये स्टार्ट हो रहा है और 1785 में इसका एंड माना जा रहा है. पर 1798 में जब ये हमारा लिरिकल बैलेट्स आया था तब तक ऐसा माना जाता है कि ये एज चल रहा था. इस एज को
3 एजेस में डिवाइड किया गया है, 3 पर्टिकुलर एजेस में डिवाइड किया गया है, मीन्स नियो क्लासिकल एज को 3 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले आता है हमारा रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम स्पैन माना जाता है 1660 टू 1700। जो रेस्टोरेशन एज है उसका टाइम स्पैन क्या माना जाता है, 1660 से 1700 तक। फिर हमारा आता है एज ऑफ ऑगस्टन एज माना जाता है, जिसका टाइम स्पैन माना जाता है 1700 टू 1745। उसके बाद में 1745 से 1785 तक जो है हमारा एज ऑफ जॉनसन माना जाता है, जिसको हम एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। तो जो न्यू क्लासिकल एज है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, 3 एजेस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हमारा आता है रेस्टोरेशन एज, जिसका टाइम स्पैन माना जाता है 1660 टू 1700। देन हमारा आता है एज ऑफ ऑगस्टन, जिसका टाइम स्पैन माना जाता है 1700 टू 1745। उसके बाद आता है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन, जिसका हम टाइम स्पैन मानते हैं 1745 टू 1785। गॉट इट? इतना आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया कि न्यू क्लासिकल एज को इन 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो एज था इसमें क्या क्या और आया, इसमें जैसे रेस्टोरेशन एज है सबसे पहले, तो उसमें बहुत फेमस थी कॉमेडी ऑफ मैनर। मतलब जो रेस्टोरेशन एज के जो राइटर्स थे वो कॉमेडी ऑफ मैनर पे लिखा करते थे। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे विलियम कॉन्ग्रेव ने लिखे हैं, है ना, और जॉर्ज अर्थजे ने लिखे हैं, जॉन ड्राइडर ने लिखे हैं। कुछ राइटर्स जो ऐसे हैं जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर पे लिखा है, इनका पर्टिकुलर बहुत सारे वर्क्स भी हैं, वो हम कभी डिटेल में बात करेंगे। और ऐसा माना जाता है कि इस एज की जो फर्स्ट वुमन राइटर थी वो भी इसी एज में आई थी, जिसका नाम था अफ्रा बैन, जिसने क्या लिखा था, ऑर्नुको नाम का एक जो है बुक लिखा था, जो नॉवल लिखा था, तो वो इस एज में आई थी अफ्रा बैन। तो आप ये भी आपके लिए एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट वुमन राइटर जो है वो किस में आई थी, हमारे जो रेस्टोरेशन एज है उसमें आई थी, जो कि न्यू क्लासिकल एज का एक पार्ट है। ऑगस्टन एज में क्या था, अलेक्जेंडर पोप आए थे, जोनाथन स्विफ्ट आए, जोसेफ एडिसन आए, ठीक है, ये सब आए। और उसके अलावा नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट, पैम्पलेटर जैसे डैनियल डिफो है, ये सब इस एज में आए। अब एज ऑफ सेंसिबिलिटी में क्या था, जॉनसन, पोप, ओलिवर गोल्डस्मिथ, इसको एज ऑफ ग्रेट नॉवलिस्ट, सम रियलिस्टिक एंड सटायर इस एज में आए। उसके अलावा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था इस एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ पोप का, कि डिक्शनरी आई थी, किसकी, जॉनसन की डिक्शनरी आई थी, जो कि पब्लिश कब हुई थी, 15 अप्रैल 1755 में पब्लिश हुई थी, जो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था इस न्यू क्लासिकल एज का। 15 अप्रैल 1755 में जॉनसन की डिक्शनरी आई थी। इसके अलावा इस एज को एनलाइटनमेंट भी बोला जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था, एज ऑफ रीजन भी बोला जाता है, लॉजिक भी बोला जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्स भी इस एज में आए, कैवेलियर पोइट्स भी इस एज में आए। और इस एज में सबसे बड़ा फोकस किस पे किया गया, सोशल नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअल नीड्स। मतलब यहाँ ऐसा बोला गया कि सोशल नीड्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इंडिविजुअल नीड्स के, ठीक है। फॉर न्यू क्लासिकल राइटर्स पोइट्री वॉज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। इस एज के राइटर्स के लिए जो पोइट्री थी वो एक इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ थी, ठीक है। दे आर कॉल्ड न्यू क्लासिकल, इनको क्यों बोला गया, बिकॉज दे हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर क्लासिकल राइटर्स एंड इमिटेटेड मच फ्रॉम देम। उनमें बहुत क्लासिकल राइटर्स की बहुत रिस्पेक्ट थी और वहाँ से उन्होंने काफ़ी अपने जो है नकल करी, इमिटेशन काफ़ी इनका रहा, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए क्लासिकल राइटर से। इसके अलावा इस एज में क्या था, दिस वॉज अ टाइम ऑफ कंफर्टेबलनेस इन इंग्लैंड, पीपल वुड मीट एट कॉफी हाउसेज टू चैट अबाउट पॉलिटिक्स among other topics and sometimes drink a new warm beverage made of chocolate। इस एज में क्या हुआ करता था, लोगों की मेंटलिटी डेवलप कैसे हुई, क्योंकि वो चैट करते थे, लिटरली चैट करते थे, अच्छी बातों पे, अच्छे टॉपिक्स पे बात करते थे कॉफ़ी हाउसेज में बैठ के। मैन एंड वुमन कॉमनली वोर विग्स एंड बीइंग क्लेवर एंड विटी वॉज अ वॉक, हैविंग गुड मैनर्स एंड डूइंग द राइट थिंग्स पर्टिकुलरली इन पब्लिक वॉज एसेंशियल। और इस एज में जब लोग बैठने लगे, लिटरी बातों पे मतलब लिटरी टॉपिक पे बातचीत करने लगे, तो उनमें काफ़ी डेवलपमेंट आया। और उनके डेवलपमेंट से क्या हुआ, वो लोगों के सामने पब्लिकली अच्छा बिहेव करने लगे। और ये एक चीज़ एसेंशियल हो गई कि मतलब अच्छा बिहेव करना, राइट चीज़ों को करने लगे, राइट थिंग्स को वो करने लगे, ठीक है। ये सब इस एज में हुआ। उसके अलावा लिटरेचर ऑफ द एज इज कंसर्न विद नेचर, ह्यूमन नेचर, सुप्रीमेसी ऑफ रीजन।
Some popular types of literature included like parody, satire, fables, rhyming, essays, letters, melodrama, couplets. ये सब हमारे जो है न्यू क्लासिकल एज में आए. द एज विश टू अंडरस्टैंड नॉट टू इमेजिन. ये जो एज थी विश टू अंडरस्टैंड नॉट टू इमेजिन. इमेजिन करने की एज नहीं थी, ये समझने की एज थी. अब इसमें अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू क्लासिकल जो एज है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले रेस्टोरेशन एज है, उसके बाद में जो है हमारा एज ऑफ क्या बोलते हैं ऑगस्टन एज है, और उसके बाद हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी है जिसको हम एज ऑफ जॉनसन भी बोलते हैं. तो रेस्टोरेशन एज में क्या था? द रेस्टोरेशन ऑफ किंग चार्ल्स सेकंड to the English throne in 1660 after a long period of Puritan dominance in England brought a new chance in English literature. इस एज में चार्ल्स सेकंड जो थे रेस्टोरेशन एज में, वो वहाँ के क्या थे? किंग थे चार्ल्स सेकंड. इस एज में क्या हुआ था कि थिएटर जो क्लोज हो गए थे 1642 में, मतलब 1642 में क्लोज जो थिएटर हुए थे वो इस रेस्टोरेशन एज में फिर से खुल गए थे. और हमारा रेस्टोरेशन एज क्या माना जाता है? 1660 से 1700 तक माना जाता है. तो इस टाइम जो पहले 1642 में जो थिएटर्स क्लोज हो गए थे वो रीओपन हो गए. ठीक है. इसके अलावा इसके जो फेमस राइटर थे रेस्टोरेशन एज के, वो मैंने पहले भी बता दिया, फिर से सुन लीजिए. जॉन ब्राइडन है, जॉन मिल्टन है, सर विलियम टेम्पल है, जॉन लॉक है, सैमुअल पेप्सी है, एक्सेट्रा. अब है ऑगस्टन एज. ऑगस्टन एज था हमारा 1700 टू 1750. इसमें क्या था? इट इज कॉल्ड ऑगस्टन बिकॉज पीपल वॉज थिंक लाइक ऑगस्टस सीजर. ऑगस्टस सीजर मतलब जो रोम का जो ऑगस्टस सीजर था. मैंने आपको बताया था ये न्यू क्लासिकल एज, और इस एज के जो राइटर्स हैं वो क्लासिकल जो रोम और ग्रीक लिटरेचर है उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है. तो ऑगस्टस कौन था? रोम का राजा था. तो वहाँ से ये काफ़ी उस मोनार्क से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. तो यहाँ के लोगों की थिंकिंग ऑगस्टस सीजर की जैसी थी, इसलिए इसको ऑगस्टस एज बोला गया. दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय द इमिटेशन ऑफ अ वर्जिल एंड हॉरेस लिटरेचर इन इंग्लिश लेटर्स. इसमें क्या किया कि काफ़ी हद तक नकल की गई. वर्जिल और हॉरेस जो थे उन राइटर्स के वर्क पे काफ़ी इस एज में नकल की गई उनके लेटर्स के लिए. फेमस राइटर है इस एज के अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, जोसेफ एडिसन और फ्रांसिस मैरी. इसके अलावा आता है हमारा एज ऑफ जॉनसन. इसमें क्या था? पीरियड मार्क्स द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द अपकमिंग क्रिटिसिज्म थ्रू द पीरियड इज स्टिल लार्जली न्यू क्लासिकल. फेमस राइटर है सैमुअल जॉनसन, एडवर्ड गिब्बन, जॉर्ज कैबल, रॉबर्ट बर्न्स, एक्सेट्रा. देखो आपको मैंने बताया था कि एज ऑफ जॉनसन में सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका था? जॉनसन की जो डिक्शनरी आई थी उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. कब आई थी? 1755 में डिक्शनरी आई थी. 15 अप्रैल 1755 में उनकी डिक्शनरी आई थी. तो उनका काफ़ी जो है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. सो ये हमारा एक न्यू क्लासिकल एज था. मैंने ट्राई किया आपको शॉर्ट एंड स्वीट बताने का. फिर से मैं आपको बता दूं, न्यू क्लासिकल का मतलब है नए तरीके से लिखा गया क्लासिकल लिटरेचर. न्यू क्लासिकल एज के राइटर रोम और ग्रीक लिटरेचर से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी. ये एज 1660 से 1785 तक माना जाता है. पर ऐसा माना जाता है कि 1798 में जब वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स पब्लिश की थी तब तक इसका बोलबाला रहा था. ठीक है. इस एज को 3 भागों में बांटा गया है. सबसे पहले रेस्टोरेशन एज है, उसके बाद हमारा आता है एज ऑफ जो है ऑगस्टन एज, मैं इसको बार बार भूल जाती हूँ. फिर आता है हमारा एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ जॉनसन. सो जो सबसे पहले हमारा रेस्टोरेशन एज है उसका टाइम स्पेन है 1660 टू 1700. फिर हमारा एज ऑफ ऑगस्टस, थैंक गॉड इस बार याद रह गया, उसका हमारा लाइफ टाइम स्पेन रहता है 1700 टू 1745. और उसके बाद हमारा आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन, जिसका हमारा 1745 टू 1785 तक जो है टाइम स्पेन रहता है. और सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज़ है, सबके अपने अपने राइटर्स हैं, तो वो आप इन डिटेल और पढ़ेंगे अच्छे से. बट आपको न्यू क्लासिकल एज का शॉर्ट एंड स्वीट समझ में आ गया कि इस एज को एज ऑफ रीज़न, एज ऑफ लॉजिक और एरा ऑफ एनलाइटनमेंट, कई नामों से इस एज को पुकारा गया है. क्योंकि इस टाइम जो लोगों की थिंकिंग है वो डेवलप हो गई थी. वो ये क्वेश्चन करने लग गए थे कि हमारा यहाँ क्या रोल है, हमें ये काम कैसे करना है और क्यों करना है. इसलिए आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा न्यू क्लासिकल एज. हाँ, इन डिटेल मैं आपको नहीं बता पाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें अब स्किप हो गई है जो आपको एक बार बुक से पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैं इनके राइटर्स के बारे में और उनके पर्टिकुलर उनके बुक्स के बारे में हो सकता है कि इस पर और वीडियो बने, तो आप उसको ज़रूर देखें. पर इस वीडियो को भी आप देखें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना कमेंट जो है ज़रूर लिखें. थैंक यू.